इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हमने बात की थी वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइंस, इनॉन्स एंड फिशर कॉर्न रूल। उसमें हमने देखा था कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड जो इंक्रीमेंट है डबल बॉन्ड का एक्सोसाइक्लिक है, एंडोसाइक्लिक है, या विद इन द रिंग है, आउटसाइड द रिंग है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उसके ऊपर भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है। वुडवर्ड फिशर ने ये और बताया कि अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं उस केस में भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है तो लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज बाय +8। इथेनॉल मिथेनॉल में लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्लोरोफॉर्म इट इज़ -1, डायोक्सिन इट इज़ -5 एंड ईथर इट इज़ -7। फॉर हाइड्रोकार्बन इट इज़ -11। मीन्स सिर्फ वाटर से तो इंक्रीमेंट हो रहा है लैम्डा मैक्स के अंदर, इथेनॉल एंड मिथेनॉल न्यूट्रल एंड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। बट इफ़ यू आर टेकिंग क्लोरोफॉर्म, डायोक्सिन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, in this case the value of lambda max decreases. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, किस तरह से यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है, क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा सोर्स चाहिए जो यूवी विजिबल रेडिएशन एमिट कर सके। यूवी विजिबल रेडिएशन एमिशन के बाद हम इसको कहाँ ये जो है मोनोक्रोमेटर के पास जाती है। मोनोक्रोमेटर एंड बीम स्प्लिटर क्या करेगा, इसको एनहांस कर देगा जो रेडिएशंस आ रही हैं सोर्स से। एंड दीज रेडिएशंस किस में से ट्रांसपास होती हैं, एक सैम्पल सोल्यूशन है, दूसरा रेफरेंस सोल्यूशन है। दोनों में से पास होने के बाद ये किस में जा रही हैं, डिटेक्टर में जा रही हैं। एंड डिटेक्टर के बाद ये किस में जा रही है, रीडर। तो रीडर जो है उसको रीड करता है और एक ग्राफ की फॉर्म में आपको ये रेडिएशन मिल जाएंगी। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एन IR एंड हैज सिमिलर फंक्शन। इससे पहले मैंने बात की थी, कोई सा भी अपन इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जो मेन कंपोनेंट है सबके अंदर सेम रहता है। सोर्स भी चाहिए होता है, ग्रेटिंग भी होती है, मोनोक्रोमेटर भी होता है, डिटेक्टर भी होता है, एंड रिकॉर्डर के लिए ये रिकॉर्डर भी होता है रीडिंग के लिए। सो दीज आर द बेसिक स्केलेटन डायग्राम, कौन क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। आप ये देखिए, इसको इस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया और साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोर्स के बाद जो रेडिएशंस हैं किसके स्लिट से पास होती हुई किस में जा रही है, डिस्पर्जन डिवाइस। तो डिस्पर्जन डिवाइस जो है यहाँ पर प्रिज्म भी हो सकता है, प्रिज्म एंड ग्रेटिंग हो सकती है। उसके बाद अगेन डिस्पर्जन का काम क्या होता है कि उसको अलग अलग वेवलेंथ के अंदर डिस्पर्स कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो वेवलेंथ रीजन है ये काफ़ी बड़ा है। जैसे हम यूवी के बारे में बात कर रहे हैं 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल के बारे में बात करें तो 400 से 800 नैनोमीटर। लेकिन सारा के सारा एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर नहीं हो रहा। कोई भी कंपाउंड है, सपोज 300 पे कर रहा है, कोई 320 पे कर रहा है, 310 पे कर रहा है, तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल। इसलिए डिस्पर्जन बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पर्जन डिवाइस क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेज एमिट करता है। क्योंकि यहाँ पर हम यूवी विजिबल के बारे में बात कर रहे हैं तो जो रेडिएशन है वो यूवी विजिबल रेडिएशंस हैं। इसके बाद एग्जिट स्लिट में से वो रेडिएशंस पास होती हैं, एंड उसके बाद जो हम रेफरेंस लेते हैं और सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं। आफ्टर दैट वो रेडिएशंस जो हैं वो उसके बाद डिटेक्टर के अंदर जाती हैं। डिटेक्टर के बाद वो रिकॉर्ड होती है रिकॉर्डर के अंदर। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप उसको लैब में भी देख सकते हैं। एंड ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बताया है, ये यहाँ पर क्यूबेट जिसपे हम सैम्पल एंड रेफरेंस रखते हैं, एंड ये यहाँ पर रिकॉर्डर है। आप ग्राफ की फॉर्म में आपको चार्ट मिलेगा डायरेक्ट जो भी आपका रीडिंग आ रहा है। तो मेन क्या है, दो तरह के सोर्स यूज होते हैं। 2 टाइप ऑफ सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू स्कैन द एंटायर यूवी विजिबल बैंड। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, so these are this deuterium lamp cover the UV को कवर कर रहा है, एंड ये 200 से लेकर 330 नैनोमीटर तक है। एंड दूसरा टंगस्टन लैम्प कवर 330 to 700। तो इस तरह से जो है वो जो रेडिएशन की रेंज आप ले सकते हैं। अगर आपको 200 से 330 के बीच में काम करना है या हमें कोई स्पेक्ट्रा देखना है एंड हमें पता है कि उसका एब्जॉर्प्शन 200 to 333 के बीच में हो रहा है, तो हम ड्यूटेरियम लैम्प एज ए सोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आपकी रेंज ज़्यादा है
इट इज़, अगर आपकी 330 से ज़्यादा है तो आप कौन सा लेंगे, टंगस्टन लैम्प लेंगे। टंगस्टन लैम्प, ये जो IR डिस्पर्सिव IR जो लैम्प होती है, इट इल्यूमिनेट द एंटायर बैंड ऑफ UV और विजिबल लाइट, एंड द मोनोक्रोमेटर ग्रेटिंग और प्रिज्म की तरह हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहता है, ग्रेजुअली चेंज द स्मॉल बैंड ऑफ रेडिएशन सेंड टू द बीम स्प्लिटर। तो बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है, बीम स्प्लिटर सेंड अ सेपरेट बैंड टू अ सेल containing the sample solution and a reference solution, and the detector क्या कहता है, detector measure the difference between the transmitted light through the sample versus the incident light। incident को I नॉट से रिप्रेजेंट किया है, I नॉट, एंड जो transmitted light है it is represented by I। तो डिटेक्टर का काम क्या है, ये डिफरेंस मेजर करता है दोनों की इंटेंसिटी में, इंसिडेंट रेडिएशन की क्या थी और ट्रांसमिटेड लाइट की क्या है, एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द रिकॉर्डर। तो ये आपका क्यूबिट है, क्यूबिट मीन सेल जिसके अंदर हम सैंपल्स रखते हैं। छोटा सा जो आपको ग्लास जैसा दिखाई देगा, छोटी सी ट्यूब है जिसके अंदर आप एक 50 ml से भी कम, 10 ml के अराउंड आप सैंपल इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसको जिस आपने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया है, हम पहले वो सॉल्वेंट लेंगे। अगर आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है वो कंपाउंड, तो एज ए रेफरेंस वाटर आप लेंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस भर के स्कैन करते हैं स्पेक्ट्रा, उसके बाद हम सैंपल से लेते हैं। कई तरह के स्पेक्ट्रोमीटर हैं जिसमें साइमल्टेनियसली भी हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मीन्स हमने सैंपल रेफरेंस भी लगा दिया और सैंपल भी लगा दिया है। सो वर्चुअली द UV स्पेक्ट्रा आर रिकॉर्डेड इन अ सॉल्यूशन फेज। हम मोस्टली सॉल्यूशन के फॉर्म में ही हम UV स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। जो सेल है इट कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्ज। प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है और क्वार्ट्ज का भी हो सकता है। ओनली क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन द फुल 200 to 700 नैनोमीटर रेंज। प्लास्टिक एंड ग्लास आर ओनली सुटेबल फॉर विजिबल स्पेक्ट्रा। तो अगर आपको पता लग रहा है कि हमारा कंपाउंड या हो सकता है कि इसमें UV रेंज में जा सकता है, तो हम बेटर ये है कि हम क्वार्ट्ज की ये लें, क्वार्ट्ज का सैंपल हैंडलिंग डिवाइस लें। एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है हमें कम ही रखनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि दिस UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या UV विजिबल जो भी आपका स्पेक्ट्रम है इट ओबेज बीयर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। तो उसमें कंसंट्रेशन जो है बहुत मायने रखती है, आप किस तरह से सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। तो जहाँ तक वो कोशिश करें कि हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, आप बहुत डाइल्यूटली आपने सॉल्यूशन थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। सो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है हमें ये बता रहा है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कैसा है, ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता लगेगा। एंड जो दूसरी एनालिसिस होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इससे हमें पता लगता है क्वांटिटी के बारे में। So in order to record UV spectrum, we measure the amount of radiation absorbed at various wavelength. Then curve is plotted between wavelength and the degree of absorption. तो आप देख सकते हैं, in order to record UV spectrum, we measure the amount of radiation absorbed at various wavelength, और कर्व को हम क्या प्लॉट करते हैं, wavelength versus degree of absorption. So the जो absorption curve है, it is influenced by the whole molecule as well as by the particular group that contain the absorbing electron. डिपेंड करता है कि आपका कर्व क्या है, कैसा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्जुगेटेड है, मॉलिक्यूल नॉन कॉन्जुगेटेड है, या उसके अंदर ग्रुप कैसा है, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। सो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इफ द टू स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिकल स्पेशली इन द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रीजन। दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक तो आपकी जो शार्प पीक आ रही है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रही है, और जो फंक्शनल ग्रुप वाला आइडेंटिफिकेशन है वो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रीजन। तो इफ द टू स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिकल especially in the strong this absorption region, the compound would have similar structure in accordance with the Hartley's rule. आपने दो कंपाउंड ले लिए, दोनों के स्पेक्ट्रा को कंपेयर करके देखा, स्पेक्ट्रा सेम आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड सिमिलर हो सकते हैं। सो दिस रूल स्टेट दैट कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर वुड हैव सिमिलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा
In order to record UV spectrum, the usual practice is to measure the amount of radiation absorbed at various wavelength by moving this slit across dispersed beam of light, leaving the monochromator. तो क्या है, क्या रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या बता रहा है कि इफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. एंड इन यूजुअल प्रैक्टिस हमारे क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एट वेरियस वेवलेंथ बाय मूविंग द स्लिट को हम मूव करते हैं, जिससे डिफरेंट जो है रेडिएशंस वो सैंपल के ऊपर इंसिडेंट होती हैं. सो नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन रोल है फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है. सो यूवी टेक्निक इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्रोमोफोर. हम पहले बात कर चुके हैं क्रोमोफोर क्या होता है, जो कि यूवी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है. तो इसका मेन काम क्या है, टू डिटेक्ट द presence or absence of the chromophore. So the absence of a band at a particular wavelength may be regarded as an evidence for the absence of a particular group in the compound. कोई बैंड नहीं आ रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर, इसका मतलब बैंड नहीं आ रहा है वो, इसका मतलब वो ग्रुप कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं. अगर आपका स्पेक्ट्रम ट्रांसपेरेंट है अबाउट 200 nm, इट शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन. क्योंकि कॉन्जुगेशन से क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो 200 nm के आसपास हमारा ट्रांसपेरेंट है, हमारा कोई वेव नहीं आ रही है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है उस कंपाउंड के अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड, ब्रोमो एटसेट्रा, ये कंपाउंड भी इसके अंदर नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन. कितना कॉन्जुगेशन है, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ये वी कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. So the extent of conjugation in polyenes can be determined by UV spectra. Addition in unsaturation with the increase in the number of double bond increases the value of this n. N means number of double bond, and shift the absorption to longer wavelength in polyene, and absorption occur near 420 nanometer. तो आप देख सकते हैं पॉलीन्स के अंदर क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं. एंड यूवी स्पेक्ट्रा में क्या होता है, वैसे तो 200 nm के आसपास आ रहा है, 280 इस तरह का, लेकिन इन दिस केस इफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 डबल बॉन्ड एंड पॉलीन है तो उसका एब्जॉर्प्शन अकर नियर 420 नैनोमीटर. सो इफ n इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 8 हैं, पाई बॉन्ड्स 8 हैं, एपियर्ड कलर्ड. एंड इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बाई अप्लाइंग वुडवर्ड फिशर रूल. एंड वुडवर्ड फिशर रूल क्या बताता है, अगर आपका साइक्लिक है तो साइक्लिक के केस में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड विल एड 30 nm इन लैम्डा मैक्स. So this is the way by which you find out extent of conjugation with the help of UV spectroscopy. Next is the distinction between compound. हमें दो कंपाउंड के बीच में कैसे डिस्टिंक्शन करना है, कैसे आप इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. So containing conjugated and unconjugated double bond, if the compound containing double bond, these are in conjugation, the value of lambda max will appear at longer wavelength, and compared to those compound containing non-conjugated double bond, naturally the value of lambda max decreases. तो conjugation है, वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर आपका कंपाउंड नॉन कंजुगेटेड है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम है, उससे कम है, तो बाई कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स वी कैन फाइंड आउट इजीली ये कंपाउंड कैसा है, सेम है या इट इज़ सिमिलर है, कितना वेरिएशन आ रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम पता कर सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड इसके अंदर ज़्यादा हैं, पाई बॉन्ड इसके अंदर ज़्यादा है, और कितने पाई बॉन्ड उसके अंदर कम हैं. सो नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स. पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जैसे नैफ्थलीन है आपके, इस तरह से दिस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब है बहुत ज़्यादा मोर देन 2 या 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो रही हैं. सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड. हमें पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे नैफ्थलीन का हमें स्पेक्ट्रा पता है और अननोन कंपाउंड है, हमें लग रहा है कि वो नैफ्थलीन हो सकती है, तो हम अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा रन करेंगे और उस देखेंगे कि क्या वो नैफ्थलीन से मिल रहा है या नहीं. तो इफ अगर स्पेक्ट्रा आपका सिमिलर है इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, आपका नैफ्थलीन है. सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड. द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ. एंड नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. When an alkene chromophore is capable of exhibiting geometrical isomerism, it has been found that trans isomer shows longer wavelength, longer absorption and high intensity than the corresponding cis isomer.
आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं? जो सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस का मतलब है अगर भारी ग्रुप जो है वो सेम साइड एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड सिस, अगर वो अपोजिट साइड है तो कंपाउंड कॉल्ड ट्रांस। इन दोनों का सिस एंड ट्रांस का आइडेंटिफिकेशन इजीली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल क्या लिया हमने, सिसिस्टिलबिन। सिसिस्टिलबिन का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो अपीयर एट 295 नैनोमीटर एंड हैज़ वैल्यू ऑफ ई मैक्स, इंटेंसिटी इसकी 27,000 है। वेयर एज फॉर ट्रांसिस्टिलबिन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 280 नैनोमीटर एंड इट्स इंटेंसिटी इज 13,500। इसका मतलब शार्प इंटेंसिटी वाला किसका होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? सिस कंपाउंड का होगा। एंड जो हिंडर्ड कंपाउंड है ट्रांस, द इंटेंसिटी इसकी जो है वो सिस से कम है उस बैंड की। So by with the help of UV spectroscopy we easily distinguish between the geometrical isomers. Next, distinction between equatorial and axial conformations। यहाँ पे देख सकते हैं equatorial and axial bond। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं चेयर एंड बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन का हम देखते हैं इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कौन सा कंपाउंड इक्वेटोरियल होगा, कौन सा एक्सियल होगा? So with the help of UV spectroscopy we easily distinguish. How it has been observed that the effect of an axial event due to display n pi star जो transitions होता है जिसको R band कहते हैं appear to longer wavelength than the observed in its equatorial isomers. So by with the help of this you can find out easily कि particular compound is equatorial or axial. Next is the study of kinetic absorption. Kinetic study the kinetics। kinetics का मतलब क्या होता है कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन चल रही है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक्स। रेट ऑफ मेजरमेंट, सो रेट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। रेट कैसे डिसाइड होगा? जैसे सपोज हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स लेते हैं, उसमें एसिड बन रहा है और एल्कोहल बन रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा एसिड फॉर्मेशन है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है अमाउंट ऑफ एस्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका इंक्रीज हो रहा है उस केस में इंटेंसिटी जो पीक है, इंटेंसिटी पीक की वो इंक्रीज हो रही है। आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू सेम है लेकिन इंटेंसिटी में चेंज होने की वजह से आप जो है वो रिएक्शन की प्रोग्रेस इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। सो नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन पोलर सॉल्वेंट जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स शोज ट्रांजिशन एन पाई स्टार, हम पहले बात कर चुके हैं काफ़ी, बैथोक्रोमिक एंड हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। एंड जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं अगर आपने उनको पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करने की वजह से जो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कम स्टेबलाइज होती है एंड जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है और ट्रांजिशन जो है वो ब्लू शिफ्ट की तरफ चला जाता है। So we can say determination of strength of hydrogen bonding in polar solvent, in this case carbonyl compound, जो carbonyl compound का n pi जो ट्रांजिशन है इट शोज ब्लू शिफ्ट। लेकिन अगर डाइन के बारे में बात करते हैं तो डाइन शोज रेड शिफ्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट। सो द कंसंट्रेशन in grams per liter can be known if the value of intensity and the wavelength of incident and transmitted wavelength are known। अगर आपको ये चीज़ें पता है, आपको वेवलेंथ पता है, इंसिडेंट क्या है, ट्रांसमिटेंट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, जो आपकी वेव आ रही है या आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है उसमें जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी का आपको पता है, तो एल मीन्स पाथ लेंथ पता है। तो बाई पुटिंग दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला C इक्वल टू log I नॉट अपॉन I इक्वल टू E max into L, you can easily find out the concentration of a particular compound with the help of UV spectroscopy. So next detection of impurities। अगर impurities present है किसी भी compound के अंदर तो उल्टा है, देखिए यहाँ पर sharp आपको peak मिलेगा। So the band due to impurities are very intense in UV spectra, even an amount of 0.05% increase the value of intensity about 2000। तो इतना जो है वो इम्प्योरिटी की वजह से आपका जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड द लास्ट वन इज द एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है इसका यूज? मोस्ट जो मेडिसिन में है, मेडिसिन के अंदर हम जैसे विटामिन के बारे में बात करते हैं, विटामिन A1 एंड विटामिन A2 दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के? जो कॉन्जुगेशन में डिफरेंस है।
So the percentage content of vitamin A1 and vitamin A2 in natural fats and oil can be determined or estimated by measurement of the intensity of peak at 325 nanometer for 5 conjugated double bond and peak at 351 nanometer is due to 6 conjugated double bond. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से आ रहा है. इधर 5 कॉन्जुगेटेड है, इधर यहाँ पर कितने 6 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. And similarly for the spectra of vitamin K1 and K2 are due to the presence of same chromophore which is the intensity, it is due to conjugation. So it is all about UV spectroscopy. Thank you.